आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक बेहद ही खूबसूरत रोड ट्रिप पर, जहाँ हम ग्रेटर नोएडा से हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन डलहौजी तक का पूरा सफ़र अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से तय करेंगे। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह 4:30 बजे की थी और लगभग शाम के 6 बजे तक हम डलहौजी पहुँच गए। हमने जो रूट लिया उसमें जो टोटल डिस्टेंस था वो लगभग 625 किलोमीटर था और टाइम हमें अराउंड 14 आवर्स लग गए, क्योंकि हमारे साथ एक ओल्ड एज पर्सन भी था और एक टोडलर भी था। तो जाहिर है कि ब्रेक काफ़ी सारा लेना पड़ा हमें। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी डलहौजी तक की जर्नी। इस पूरे सफ़र में हमें आधुनिक एक्सप्रेसवे, पंजाब के खूबसूरत खेत, छोटे छोटे कस्बे, शानदार हाईवे और आखिर में हिमालय की नेचुरल ब्यूटी से होकर गुजरेंगे। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ हिमाचल की रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इतनी सुबह निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि शहर में ट्रैफिक लगभग नहीं के बराबर होता है। सड़कें खाली थी, मौसम बेहद सुहावना था। ड्राइव करने का अपना अलग ही फन। धीरे धीरे शहर पीछे छूटता गया और हमारा सफ़र आगे बढ़ता गया। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि हमेशा सुबह जल्दी निकलें। इससे समय भी बचता है और ड्राइव भी काफ़ी आरामदायक रहती है। हम अभी चल रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, भारत के सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे में से एक। चौड़ी सड़कें, शानदार रोड क्वालिटी और बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग। ये गाड़ी ऐसी है कि बस चलते जाओ, आप थकान महसूस नहीं करोगे। पेंटा लिंक सस्पेंशन इज़ क्लास अपार्ट। मैंने बहुत सारी कार्स की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद इसे परचेज़ किया था, इंक्लूडिंग XUV 700। ड्राइविंग स्टांस इज़ सुपर्ब। वैसे अपनी अपनी चॉइस भी होती है। इसी दौरान सूरज भी धीरे धीरे निकलने लगा। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी और खाली एक्सप्रेसवे का नज़ारा वास्तव में यादगार था। इसके बाद हमने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में एंट्री ली। इस एक्सप्रेसवे की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दिल्ली के भारी ट्रैफिक से पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगी, बड़े बड़े खेत, खाली रास्ता और खुला आसमान। शहर की भागदौड़ से दूर यह रास्ता मन को काफ़ी सुकून देता है। ऐसे रास्तों पर ड्राइव करते समय ऐसा लगता है कि सफ़र खुद ही मंजिल बन गया हो। वैसे तो इस एक्सप्रेसवे पे कार्स के लिए 120 किलोमीटर्स पर आवर पे ड्राइव करना अलाउड है, बट आप 100 के ऊपर ठीक से चल नहीं पाओगे ज़्यादा देर, क्योंकि रोड उतनी स्मूथ नहीं है। कई बार आपको ब्रोकन पैचेस और बम्प्स एक्सपीरियंस होगा। ये गाड़ी जेट 4 मॉडल है, पेट्रोल स्कॉर्पियो एन का। इसमें TPMS नहीं आता है,
इसलिए मैंने इसे आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराया था। ये जेके का TPMS है, जिसका एक सेंसर मुझे 600 रुपीज़ का मिला था। टोटल 2400 में ऑल 4 टायर्स का काम हो गया। अलग से इंस्टॉलेशन के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। और बेस्ट पार्ट यह है कि आपकी स्क्रीन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। मतलब आप इसे एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले यूज़ करके रियल टाइम मॉनिटरिंग अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। मोरलेस से बिल्कुल सही काम करता है। प्लस माइनस 1-2 पॉइंट का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। और जेके वालों ने नाइट्रोजन भी फ्री में भर के दिया था। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद हमें वेस्टर्न पेरिफेरल लेना था, लेकिन यहाँ हमसे गलती हो गई। गूगल मैप्स ने हमें दिल्ली चंडीगढ़ रोड पे डाइवर्ट कर दिया। हमने सोचा कि सही है, मूर्थल में ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, और फिर हम आ गए मन्नत ढाबा। लंबे सफ़र के बीच ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। टेस्टी ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म चाय और थोड़ी देर पैरों को आराम देना, यही छोटी छोटी बातें लॉन्ग ड्राइव को और भी आसान बना देती हैं। अगर आप भी लंबी दूरी की ड्राइव कर रहे हैं तो हर 3 से 4 घंटे में एक छोटा ब्रेक जरूर लें। Mahindra's Coffee Wine welcomes you on board. Enjoy your trip, sir. ये रूट लेने से हमारा कम से कम 1.5 आवर वेस्ट हो गया। अगर आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे लेना है तो आप ईस्टर्न पेरिफेरल से लगभग 30 किलोमीटर आगे वेस्टर्न पेरिफेरल पे चलते रहिए।
इरिस्पेक्टिव की गूगल मैप्स आपको क्या दिखा रहा है। और वहाँ से NE5 यानी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे 5 भी बोलते हैं इसे, पे एंट्री करने के लिए इंटरचेंज बना हुआ है। फाइनली हम आ गए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। यह एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिलहाल इसका तैयार हिस्सा मलेरकोटला तक चालू है। जितना हिस्सा तैयार हो चुका है उसकी रोड क्वालिटी बेहद शानदार है। यह एक्सप्रेसवे भविष्य में दिल्ली से जम्मू और कटरा तक की यात्रा का समय काफ़ी कम कर देगा। अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण साथी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की। लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह गाड़ी मुझे काफ़ी आरामदायक लगी। ऊंची ड्राइविंग पोजीशन होने की वजह से सड़क का शानदार व्यू मिलता है। सीटें आरामदायक हैं। सस्पेंशन खराब रास्तों पर भी काफ़ी अच्छा काम करता है। एयर कंडीशनिंग पूरे दिन शानदार रही। थर्ड रो में AC वेंट नहीं है, ये एक ड्रॉबैक तो है, लेकिन महिंद्रा बोलती है कि हमने स्कॉर्पियो एन का AC कंप्रेसर इतना पावरफुल दिया है कि आपको थर्ड रो में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात तो सही है कि इसका AC बहुत पावरफुल है। आप देख सकते हैं हमने इसकी कूलिंग मिनिमम पे नहीं रखी है। हाँ, लेकिन थर्ड रो में वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गलत क्लेम है। थर्ड रो में वेंट की ज़रूरत है। ये बेसिक साइंस है। थर्ड रो में ग्लास पैनल्स हैं जो सोलर हीट ट्रैप करते हैं, तो हीट का असर तो रहेगा ही। वैसे आपकी फैमिली में अगर 5 से ज़्यादा लोग हैं तब आप XUV 700 ही लेना। इफ़ नॉट देन दिस कैन फुलफिल ऑल योर नीड्स। इस गाड़ी में आपको पूरी फैमिली के साथ सामान रखने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है, लेकिन इसका बूट और भी बेटर हो सकता था। फेसलिफ्ट में शायद इन बातों को ध्यान रखे महिंद्रा। भारत में तेजी से विकसित हो रहा सड़क नेटवर्क वास्तव में यात्रा को पहले से कहीं अधिक आसान और आरामदायक बना रहा है। एक बात आप जरूर याद रखना, इस एक्सप्रेसवे पे आपको कोई रेस्टोरेंट या ऑपरेशनल पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। सो खाने और फ्यूल का इंतज़ाम आप पहले से कर लें। यह जानकारी की गारंटी मैं वैसे नहीं ले सकता, लेकिन पूरे रास्ते मुझे तो ना ही कोई रेस्टोरेंट दिखा, ना ही कोई ऑपरेशनल पेट्रोल पंप। क्या पता अभी के टाइम पे शायद कुछ पेट्रोल पंप ऑपरेशनल हो गए हों।
मलेरकोटला के बाद एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया और हम आ गए नाभा मलेरकोटला रोड पे, जो कि एक स्टेट हाईवे है और इस रोड की कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी। अब सफ़र का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला। छोटे छोटे गांव, लोकल बाजार, खेतों में काम करते किसान, ट्रैक्टर्स और सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें। यही असली भारत है, जहां हर कुछ किलोमीटर के बाद संस्कृति और लाइफस्टाइल में बदलाव देखने को मिलता है। पंजाब की सड़कें भी काफ़ी अच्छी स्थिति में थी, हालांकि शहरों के आसपास ट्रैफिक थोड़ा बढ़ गया था। मलेरकोटला के बाद हम आ गए थे लुधियाना और फिर फिल्लौर, फगवाड़ा होते हुए हम आ गए थे आदमपुर की तरफ, जो कि जालंधर से थोड़ा हटके था। लुधियाना और जालंधर दोनों ही पंजाब के मेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। यहाँ ट्रैफिक नेचुरली ज़्यादा था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि गूगल मैप्स की मदद से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। शहरों को पार करने के बाद फिर से हाईवे का शानदार सफ़र शुरू हो गया। अब हमें और हमारी गाड़ी दोनों को भूख लग रही थी। टाइम आ गया था लंच और रिफ्यूलिंग करने का। इस पेट्रोल पंप के साथ जो रेस्टोरेंट है, इसका नाम है राज दरबार, और यहीं हमने फिर अपना लंच किया और फिर आगे बढ़ गए।
जैसे जैसे हम पठानकोट की तरफ बढ़ रहे थे, मौसम में बदलाव साफ महसूस होने लगा। हवा ठंडी होने लगी, आसमान कुछ ज़्यादा ही नीला दिखने लगा। सड़क के दोनों तरफ पेड़ों की संख्या बढ़ने लगी और सबसे रोमांचक पल, दूर दूर तक दिखाई देने लगे हिमालय के पहाड़। ये वही पल होता है जब सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि असली जर्नी तो अब शुरू हुई है। यहीं से शुरू होता है पहाड़ी सफ़र। घुमावदार सड़कें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ, देवदार के जंगल और ठंडी शुद्ध हवा। हर मोड़ पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई नई पेंटिंग सामने आ गई हो। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी, मौसम और भी सुहावना होता जा रहा था। शहरों का शोर अब पूरी तरह पीछे छूट चुका था। अब सिर्फ पहाड़ों की शांति, ठंडी हवा और प्रकृति की खूबसूरती हमारे साथ थी। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पठानकोट से डलहौजी की दूरी लगभग 80 to 85 किलोमीटर की है। ट्रैफिक ठीक ठाक सा था, न ज़्यादा था न कम था। वैसे तो यहाँ पे 2 लेन्स रोड हैं, लेकिन कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। जगह जगह पे पॉट होल्स हैं, कुछ तो बहुत ही बड़े हैं। छोटी गाड़ियों को निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक कई जगह पे स्लो हो जाता था। डलहौजी का इतिहास वैसे बहुत पुराना है। 1854 में ब्रिटिशर्स ने डलहौजी को इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने चंबा के राजा से छुट्टियां बिताने के लिए
इस जगह को डेवलप करने की रिक्वेस्ट की थी। डलहौजी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी बसा हुआ है, जिसको हम खजियार के नाम से भी जानते हैं, और वो डलहौजी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है। लगभग शाम 6 बजे हम आखिरकार डलहौजी पहुंच गए, और ये है गांधी चौक, जो कि डलहौजी का सेंटर पॉइंट है। हमारा रिजॉर्ट यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर और आगे की तरफ है। पूरा दिन सड़क पर बिताने के बाद भी पहाड़ों की खूबसूरती देखकर सारी थकान गायब हो गई। ठंडी हवा, घने देवदार के पेड़, साफ वातावरण और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता पहले ही नज़र में दिल जीत लेती है।
कई बार मंजिल जितना खूबसूरत होता है उससे कहीं खूबसूरत वहाँ तक पहुँचने का सफ़र होता है, और यह रोड ट्रिप बिल्कुल वैसा ही था। यात्रा करने वालों के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। अगर आप भी नोएडा से डलहौजी रोड ट्रिप की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सुबह जल्दी निकलें, गाड़ी की सर्विस पहले से करवा लें, हर 3 से 4 घंटे में ब्रेक लें, पहाड़ों पर हमेशा धीरे और सुरक्षित ड्राइव करें, अनावश्यक ओवरटेक करने से बचें, और सबसे ज़रूरी बात, जल्दी पहुंचने की बजाय सफ़र का आनंद लें। पीक समर्स में डलहौजी आना अवॉइड करें। यहाँ स्पेस बहुत लिमिटेड है, अनलाइक अदर हिल स्टेशंस, और साथ ही पार्किंग की भी एक प्रॉब्लम है। बेस्ट टाइम है कि शोल्डर मंथ्स में आप विजिट प्लान करें फॉर मोर पीसफुल एक्सपीरियंस। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमारा रिजॉर्ट, तो देखना ना भूलें इसका अगला पार्ट। अगर आपको भी रोड ट्रिप पसंद है, नई जगहों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, और ऐसे ही फैमिली ट्रैवल वीडियो देखना पसंद है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी सभी यात्राओं का हिस्सा आप भी बन सकें। मिलते हैं अगली शानदार यात्रा में। धन्यवाद।